कोई बताया था मैंने। सर गांव देहात में सर शिविर वगैरह लगता है तो आप उसमें सर जाते हैं कि नहीं? पहले जवानी के दिनों में मैं जाता था और मैं रामकृष्ण मिशन से जुड़ा हुआ था। रामकृष्ण मिशन का मैंने 10 साल कैंप किया। 6 बजे सुबह एकदम हम लोग, हम और डॉक्टर रविशंकर, बच्चा भी जो डॉक्टर है, एकदम 6 बजे हम लोग हर एक संडे को निकल जाते थे। मिशन की गाड़ी और दवाई सारा लटका लगा रहता था। और हम लोग यहाँ डिविल में जो है नमस्कार बा प्रणाम बा तमाम जनता जलालगढ़ के हम उज्ज्वल निर्मल भोजपुरिया माटी न्यूज चैनल से आज पहुंचे छपरा के सुप्रसिद्ध ऐसे डॉक्टर जो कि छपरा शहर के लिए 20 वर्षों से ऊपर छपरा शहर को बेहतर सेवा दे रहे हैं। डॉक्टर सलीमराम जो कि बेहतर सेवा देते हुए छपरा के सदर अस्पताल में भी इन्होंने अपना सेवा दिया छपरा शहर के लिए बेहतर काम के लिए, स्वास्थ्य के लिए। इनसे मैं जानने की कोशिश करूँगा कि सर आप कितने दिन से और साथ ही कहाँ से सर पढ़ाई लिखाई किए और क्या क्या विशेषज्ञ क्या क्या देखते हैं सर हमारे छपरा शहर में, और इतने दिन से पटना से आकर छपरा शहर को कैसा लगा अपने समाज के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति जो सेवा आप दे रहे हैं। सर स्वागत है चिकित्सा ऐसा महान कार्यक्रम में। सर क्या परिचय रहेगा आपका और कितने दिनों से सर आप समाज छपरा शहर के लिए सेवा जो दे रहे हैं? आपको तो पता ही कीजिए, मेरा नाम डॉक्टर सारीनाथ विश्वकर्मा है। मैं पटना जिला का मूल निवासी, लेकिन नौकरी क्रम में जो मैं 1984 में आपके जिले में आया तो इसी जिले का होकर आ गया और 18 में निकालने के बाद वही घर बना कर अस्थायी रूप से हुआ। 20 साल में छपरा सदर अस्पताल में अलग अलग काल का की सेवाएँ दी। इसके पहले मैं यहाँ पर रहा PSC में रहा, मैं 4.5 साल में 1 वर्ष में जम्मू जिले में शुरुआती दौर में मुझे काफ़ी सेवा करा था। 8 साल में सभी में हॉस्पिटल में काम किया है। 22 महीने में मुझे औरंगाबाद में सदर अस्पताल में काम किया। इस तरह से एक लंबा जिंदगी का 36 साल सरकारी सेवा करने का मौका मिला। मैंने MBBS दरभंगा मेडिकल कॉलेज से किया। 1971 में मेरा वहाँ एडमिशन हुआ था। उस समय बिहार में मेडिकल का एडमिशन जो है ना कंपटीशन लागू हो गया था, तो मैं सेकंड कंपटीशन बैच का हूँ। तो बिहार में मेरा 5वां स्थान आया था कंपटीशन में, तो मैंने दरभंगा में नाम लिखाया। वहीं से मैंने MBBS किया, फिर वहीं से मैं MD जनरल मेडिसिन डिग्री भी वहीं से प्राप्त की, जिसके चलते मैं बतौर फिजिशियन जो है बिहार सरकार की सेवा में रहा। सर एक बड़ी बात है छपरा शहर में आप पटना से आकर 20 वर्षों से छपरा शहर को आप सेवा दे रहे हैं। इस क्या दिक्कतें कभी आई कि नहीं छपरा शहर से? कोई ऐसा कोई बड़ा रोगी आप सदर अस्पताल में थे, ऐसा कोई इमरजेंसी कि जो आज भी आपको याद हो कि ये घटना बहुत ही कल्पनीय थी हमारे सामने? देखिए, मैं जिस तरह से सदर अस्पताल में काम करता था तो मैंने पूरा वक्त अपने जीवन का अस्पताल पे दिया। उसके चलते हमेशा मेरा जो निजी क्लिनिक था वो व्यतीत रहा। वो निजी क्लिनिक पर मेरे पास टाइम ही नहीं बचता। एक समय ऐसा था कि छपरा सदर अस्पताल का मेल मेडिकल वार्ड, फीमेल मेडिकल वार्ड, चिल्ड्रेन वार्ड, आइसोलेशन वार्ड, कालाजार वार्ड, TB वार्ड, ये सब मेरे ही माथे था। अकेले मैं सबको देखता था। दिन भर में 3 बार राउंड लगाना, देखना, और एक से गंभीर पूरे तीनों जिले के गंभीर रोगी यहाँ आते थे। जितने भी प्राइवेट डॉक्टर अपना गंभीर रोगी सदर अस्पताल में रेफर करते थे और उन सबको देखना, उनको इलाज करना। और उस समय एक ऐसा कंसेप्ट था कि हम लोग रेफर नहीं करते। आज जिस तरह रेफर होता है तो रेफर नहीं करते, वर्षा को अपना इलाज करके ही ठीक कर देते हैं, तो अच्छा रिजल्ट भी आ जाता है। तो एक समय की घटना, डॉक्टर TN जा रहे थे सिविल सर्जन, तो एक गंभीर रोगी था तो उसका इलाज कर रहे थे।
तो उसका रोगी का अटेंडेंट बोला कि हमको रेफर कर। तो मैंने कहा कि क्यों रेफर करो। तो उसको सर साहब कंप्लेन कि मेरे रोगी को रेफर नहीं कर। तो सर साहब ने बोला काहे नहीं कह रेफर कर। तो बोले क्यों रेफर करें, तो यही ठीक हो जाए। अब यही ठीक हुआ। बहुत सी ऐसी घटनाएँ हैं ना, याद भी नहीं आता। फिर यहाँ कालाजार का जब बहुत बड़ा दौर चला था, शिव सर्जन थे चंद्रा साहब, उन्होंने मुझे बुलाया कि विश्वनाथ जी ये काम आप ही से होगा, आप एक कालाजार वार्ड एस्टेब्लिश कर दीजिए। 40 बेड का मैंने कालाजार वार्ड एस्टेब्लिश कर नहीं था। मैंने यहाँ के डॉक्टरों से चंदा उगाही करके वार्ड बनाया, मच्छरदानी, बेड, सिरिंज, स्टोव, सब कुछ। और कालाजार वार्ड का यहाँ सफलतापूर्वक संचालन होने लगा। किसी भी मेरा बंदे हो गया लोहतर का, तो यहाँ राशि पांडे कल बाद जब फिर कालाजार वार्ड से लौट के आए तो काम करने लगा। फिर मेरा बदली हो गया, तो वहाँ से जब क्या है तो शिव सर्जन साहब से देने बाबू को बोले कि इसके बाद यहाँ ICU एस्टेब्लिश करना है, इंटेंसिव केयर। हमको 1 महीना के लिए IGMS में ट्रेनिंग दी गई। IGMS में मैंने 1 महीने का ट्रेनिंग लिया ICU में। और वहाँ के हार्ट हॉस्पिटल है आके मैंने यहाँ ICU का संचालन करा अकेले बल पर, कोई दूसरा नहीं। सुबह दोपहर शाम रात 7 साल तक यहाँ बहुत सफलतापूर्वक ICU चला। कभी किसी को कोई कंप्लेन नहीं हुआ। एक से एक गंभीर होगी, ब्रेन हेमरेज हो, हार्ट अटैक हो, कौन सा बीमारी नहीं है जिसके कारण ऐसे काफ़ी लोग को गरीब लोग का कल्याण हो। पैसे वाले लोग कहीं नहीं जाते हैं, गरीब लोग के कल्याण ऐसे। उसके लिए तो लाइन लगा दें, कब बेड खाली हो गया हमारा मरीज 5 बेड का ही था। बहुत सफलतापूर्वक OPD सब काम करने के बाद भी हम OPD में मैंने पूरा समय सप्ताह में 3 दिन OPD करा था। एक दिन OPD में हमने 375 रोगी तक का रिकॉर्ड देखा है। बैठते थे तो सर उठाने का फुर्सत ना, लाइफ रहा है लगा था। हमें चंदा का जो पैसा हमको वेतन के रूप में मिलता है उसका पैसा चुका दिया जाता है। सर बड़ी बात है कि आप 20 वर्षों को छपरा शहर को अपनी सेवा दिया है, लेकिन 20 वर्षों में आपने जो स्वास्थ्य में जो सदर हॉस्पिटल का आपने जो बदलाव किया, क्या अभी भी चेंजिंग हुआ है आपके सामने कि उसी तरीके से फिर से जिस तरीके से अब छोड़ कर गए वही सदर अस्पताल वही जगह की तरह वही स्थिति आज भी बना हुआ है, आखिर क्यों? इधर का तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इधर बहुत बड़े पैमाने पर डॉक्टर की बहाली हमारे समय तो डॉक्टर का बहुत घोर अभाव था। हाँ, अभी तो अच्छी भली संख्या में डॉक्टर पदस्थापित है और स्टाफ नर्सेज भी अच्छी संख्या में है। नर्सेज का भी उस समय बहुत कम था। अब वो सब बात नहीं है, इसलिए और सरकार का ध्यान भी है, बहुत पैसा भी खर्च हो रही है। और सुनने में आया कि बहुत अच्छा ढंग से खास करके यहाँ का जो मैटरनिटी डिपार्टमेंट है, जो कि पहले एक सीजरियन नहीं होता था, अब यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर 5-6 सीजरियन होता है। इससे गरीब लोगों का बहुत कल्याण हो रहा है। हर तरह से सुधार है, ऐसा नहीं है। सर ज़्यादातर आप किन किन रोगियों को ज़्यादातर देखते हैं? अगर देहात के लोग अगर आपसे कंसल्ट करना चाहे, जुड़ना चाहे, तो विशेषज्ञ आप क्या क्या चीज़ लोगों को देखते हैं? आप देखिए, वही तो बता रहे हैं कि सबसे पहले रोगी जो आता है सिवाय एक्सीडेंट के, तो सब पहले फिजिशियन के पास। फिजिशियन ही डिसाइड करता है कि इनको सर्जरी होना है कि नहीं होना है। तो सारे रोग, कोई ऐसा रोग नहीं जो फिजिशियन के जल्द से बाहर
सिवाय जो ट्रॉमा का केस है, एक्सीडेंट हो गया, घायल हो गया, गोली लग गया, नहीं तो बाकी जितने भी केसेस हैं पहले बार फिजिशियन का ही आते हैं। फिजिशियन ही उसका देखता है, पता कि नहीं तो उसको सर्जरी की जरूरत है, तो उसको सर्जन का रेफर करते हैं। फिजिशियन के जल्द में सर एक केस है, कोई ऐसा बीमारी नहीं जो फिजिशियन के जल्द में नहीं आता। कोई भी फिजिशियन होगा तो हर तरह के देखेगा। सर एक और बड़ी सवाल है, आज के जो माहौल में आप देख रहे हैं इतना ना डिजीज जो नए नए डिजीज जो फायदे ले रहे हैं, इसमें किस उम्र से किस उम्र तक सबसे ज़्यादा रोगी देखने को मिले हैं? कौन से ज़्यादा विभाग में कैसे कैसे रूप से लोग प्रभावित ज़्यादातर हो जा रहे हैं? क्या क्या कारण आ रहा है इसमें? क्या खान पान में कमी आ रही है, कि क्या वातावरण के चलते कमी आ रहे हैं, क्या प्रदूषण के चलते कमी आ रहे हैं, क्या दिक्कतें आ रही है कि जो आने बहुत सारे लोगों को रोग से ग्रसित हो रहे हैं? देखिए अभी जैसे आप कह रहे हैं ये मल्टी फैक्टोरियल है। कहीं बहुत ज़्यादा भोजन है, कहीं बहुत कम भोजन है, कहीं अंडर न्यूट्रिशन है, कहीं पर ओवर न्यूट्रिशन है, जिसके चलते मोटापा जो ग्रस्त हो गया तो उसको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ होगा। जो खाना नहीं मिल रहा है वो मालनरिस्ट है, दुबला पत्ता, हड्डी हो गया, उसको उसका बीमारी होगा, रिकेट्स हो जाएगा, उसको मलेरिया होगा। तो समाज में हमारे दोनों तरफ कटौती, एक तरफ प्रचंड गरीबी है, एक तरफ प्रचंड बहुलता है। तो इसके चलते अलग अलग तरह की बीमारियाँ हैं। बहुत खाने वालों में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, दिल गैस सब बीमारी। प्रदूषण के चलते फेफड़े की बीमारी बढ़ती है। लेकिन एक इस मामले में कोरोना को कहेंगे कि उसने एक नई राह दिखाई। हम लोग ने देखा कि एक सिंगल मास्क सांस के बहुत सारे रोग ऐसे ही दूर कर देता है। जब से ये मास्क चला, सांस के जो रोगी हैं उनकी संख्या बहुत घटी है। उतना सांस का रोगी बहुत कम आता है। तो ये मास्क अगर हम लोग लगाएं हर समय, जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगा लें 95, तो सांस की बहुत सारी बीमारियों से हमको छुटकारा मिलेगा। इन्फ्लुएंजा वगैरह वगैरह ये सब जो सांस से जुड़ी हुई बीमारी है, कोरोना से तो बचाव है। ये कोरोना भी खत्म का बहुत कम पैमाने पर है, लेकिन है तो ये मास्क मेरा इस लोगों से आग्रह है कि मास्क जरूर लगाएं। ये अपने सुरक्षा के लिए है और इससे देश की भी सुरक्षा है। क्योंकि एक आदमी बीमार पड़ता है तो उसका बहुत पैसा जाता है, तो वो पैसा तो देश का ही पैसा है। जैसे हम पेट्रोल जला के बाइक चलाते, कह सकते हैं कि नहीं तो हम अपने पैसा से पेट्रोल भराएं, लेकिन पेट्रोल संपत्ति तो देश की। आपने उस पेट्रोल को अनावश्यक नष्ट किया। आप पैदल भी जा सकते थे, लेकिन आपने मोटरसाइकिल चुना, तो आप चाहते तो देश का वो पेट्रोलियम बचा सकते, जिसका अमूल्य हमारा विदेशी मुद्रा खर्च होता है। तो ये सारे चीज़ को हम लोग को देखना है कि हम अपने आप को स्वस्थ रखें, तो वो भी एक अपने देश हित का, राष्ट्र हित का कार्य, अपने को स्वस्थ रखें। स्वस्थ रखना मतलब आप बीमार नहीं पड़ रहे हैं, खर्च नहीं हो रहा है, तो देश का पैसा बच रहा है। ये भी एक तरह समझिए कि देश की सेवा है कि आप अपने आप को स्वस्थ रखें। शरीर माध्यम खलो धर्म साधन, शरीर ही सभी धर्मों का साधन है। शरीर अगर स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप कुछ भी नहीं करते। दिनकर ने बड़ी अच्छे से कहा है कि न तो तप नहीं कर सकता, न तो उठा सकता तलवार। जो बूढ़ा है, वृद्ध जर्जर है, वो न तपस्या के लायक है, न तुझे कर। तो इसलिए स्वस्थ रहना हर हाल में आदमी के लिए बहुत जरूरी है। कहा भी गया है, देहात में भी कहता है कि सबसे बड़ा सुख क्या, निरोगी काया। अब स्वस्थ हैं तो आप नमक रोटी खा के भी आनंदित हो जाए, नहीं तो आपका 56 भोग भी आपके लिए निरर्थक। सर छपरा शहर के लिए सर विशेष क्या अपील रहेगा, विशेष स्वास्थ्य के प्रति चिकित्सा हेमान कार्यक्रम में कुछ बड़ा सुझाव छपरा शहर के लिए जो कि बेहतर स्वास्थ्य में अच्छा बदलाव हो? ये सबसे बड़ी बात है कि
स्कूलों में ना बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए ये अच्छा स्वास्थ्य कैसे प्राप्त हो। उनको खेल कूद में इन्वॉल्व करना चाहिए, सही भोजन के लिए ध्यान देना चाहिए, वहीं से बच्चा तैयार होता है। तो वो तैयार होगा तो जीवन भर के लिए वो उस चीज़ को फॉलो करेंगे। अब कितने लोग हैं बच्चे जो स्कूल में जाते हैं पढ़ने, देखे गली कूची में बहुत सारे स्कूल हैं, लेकिन बस खेलने का कोई फील्ड नहीं है। तो बच्चा स्कूल गया, बैग ला दे वापस है, बाकी समय में क्या है, टीवी देखा या मोबाइल चलाया, फिजिकल एक्टिविटी है ही नहीं उसको। तो बचपन से ही हम लोग को बच्चों पर ध्यान देना है कि पढ़ाई के अलावा शरीर को भी खेल कूद चाहिए, दौड़ धूप चाहिए, धूप चाहिए, शुद्ध हवा चाहिए। अब जितनी भी नगर पालिकाएँ हैं, नगर निगम है, वो गंदगी से जूझ रही है। सब होने के बाद भी सफाई नहीं है। जैसे हम अपने छपरा शहर को देखिए, जो भी हमारे बाहर से अतिथि आते तो कहते बाप रे कितना गंदा सड़ना पड़ता है, जरा सा पानी पड़ता है सारा सब गली गली कीचड़ में हो जाता है, तो लोगों को बुरा लगता है। तो ये उसका असर पूरे कम्युनिटी में पड़ता है। तो अगर ये वातावरण स्वच्छ हो, वाहन का पोल्यूशन, ये सारी पोल्यूशन से अगर हम लोग मुक्त करें तो ऐसे भी हमारी आयु बढ़ेगी, स्वस्थ रहेंगे। दूसरा स्थान है पानी का है। पानी हम लोग गंगेटिक बेल्ट में है, ये सब आर्सेनिक का बेल्ट माना जाता है। गंगा किनारे किनारे जितना भी इलाका है वो सब आर्सेनिक बहुल इलाका है, पेयजल में उसकी मात्रा जो है 100 मानकों से अधिक है। तो उसके लिए सरकार को चाहिए कि ऐसा सजग लगाओ जो आर्सेनिक फ्री वाटर देता हो। फिर घर में तो लोग आर.ओ. लगाए हैं, गरीब लोग कहाँ से आर.ओ. लगाए, तो उसके लिए सरकार को चाहिए ना कि बड़ा प्लांट लगाओ, उससे आर्सेनिक फ्री वाटर सप्लाई पेयजल। ये सब मिला जुला के ये सब बात है। सर छपरा शहर के लिए जो आप ये बात कह रहे हैं कि बहुत सारे दिखते हैं जो स्वास्थ्य के प्रति लोग जो आ रहे हैं, बहुत सारे कचरे के जो से बहुत ज़्यादा प्रदूषण से लोग बहुत सारा लोग आए दिन बीमार पड़ रहे हैं। एक खास बात आपसे रहेगी सर, अगर आपसे कोई सलाह लेना चाहे, अगर आपसे कोई दिखाना चाहे तो आपका सर क्लिनिक कहाँ है और आपका सर एड्रेस क्या है, क्लिनिक का क्या नाम है, कि गाँव के देहात से लोग आपसे जुड़े और आपसे लोग दिखाएँ? अब क्या पता है, क्लिनिक सब लोग जानता ही है कि यहाँ भगवान बाजार है। विधायक जी का जो घर है ना, उसी घर के पिछले हिस्से में है, पश्चिम में। मैं इसका बहुत प्रचार भी नहीं करता है। जो एगो है ना कि जो कोई प्यासा होएगा तो वो आएगा कुएं पे। जीवन में मैंने कभी प्रचार तंत्र को नहीं बढ़ावा दिया और शांत मन से प्रैक्टिस करता है। जो आया सो आया, उसके लिए मैंने आज तक कोई प्रचार नहीं था। सर गांव देहात में सर शिविर वगैरह लगता है तो आप उसमें सर जाते हैं कि नहीं? पहले जवानी के दिनों में मैं जाता था और मैं रामकृष्ण मिशन से जुड़ा हुआ था। रामकृष्ण मिशन का मैंने 10 साल कैंप किया। 6 बजे सुबह जब हम लोग, हम और डॉक्टर रविशंकर, बच्चा भी जो डॉक्टर है, एकदम 6 बजे हम लोग हर एक संडे को निकल जाते थे। मिशन की गाड़ी पर दर्द दवाई सारा लटका लगा रहता था। और हम लोग यहाँ डिविलगंज जो है स्टेशन के उत्तर चोपड़पट्टी था, वहाँ फिर बटकौआ है, वहाँ फिर एक उधर है गाँव, वहाँ सब जगह हम लोगों ने 10 साल लगातार मतलब कैंप किया है। आश्रम के तो रामकृष्ण मिशन लेकिन अब पार नहीं लगता है। चक्कर तो अभी भी कंटिन्यू करता है। तमाम मुद्दे पे सर से बातचीत हुआ। सर का कहना है कि स्वास्थ्य के प्रति अगर आपको जागरूकता होना है तो सेहत जो यहाँ पे आप पढ़ाई लिखाई करने जा रहे हैं, विद्यालय को भी सर सलाह दे रहे हैं, विद्यालय में भी
प्राथमिकता जो शिक्षा के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति एक एपिसोड लाया जाए कि लोग कैसे बच्चे और कैसे बच्चों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सेहत अच्छा रहना चाहिए, क्या क्या लेना चाहिए, कैसे खेल कूद को करना चाहिए, तमाम जो मुद्दे सर बता रहे हैं बिल्कुल समाज को मजबूत करने के लिए। और चिकित्सा ही महान कार्यक्रम में सर से तमाम मुद्दे पर बातचीत हुआ। लड़कों से ज़्यादा। और खास बात सर कुछ अपील करना चाहते हैं, ये भी मैं सर से बातचीत करूँगा। सर खास क्या अपील रहेगा आपका? मेरा अपील है कि हम लोग को, समाज को, लड़कों से ज़्यादा हम लोग को लड़कियों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देखिए लड़कियां भविष्य की माता है, यही तो आगे चल के माता बनेगी। माता स्वस्थ होगी तब तो स्वस्थ बालक को जन्म देगी, इसलिए उसका भोजन कहीं से भी लड़कों से कम नहीं होना चाहिए। तो जनरली समाज में, गांव में कंसेप्ट क्या है, बेटा दूध पिएगा, बेटी पानी पी, बेटी मार पी, बेटा मक्खन खाएगा, बेटी मार पी। तो ये इस कंसेप्ट को हमको बदलना है। हमको अपने बालिकाओं को अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। खास करके अभी तो बहुत जगह में जो सैनिटरी नैपकिन के बारे में तो आप लोग सुने ही होंगे, फिल्म भी बनाए थे पैडमैन 4 लोग, तो उनको ये सिखाना है कि नहीं, हमेशा तुमको सरकार दे रही है सैनिटरी नैपकिन, PHC जाओ, मान लो दवाई का इस्तेमाल करो, खुले में शौच ना करो। खुले में शौच करने से सब बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। तो ये सब चीज़ को हमको गाँव में देना है। खुले में शौच बहुत खतरनाक है, बहुत सारी बीमारियों का जन्म। हम लोग को बालक और बालिका के बीच में अंतर नहीं करना है, rather प्रेफरेंस देना है कि वो ज़्यादा स्वस्थ हो, ज़्यादा बलशाली हो, ज़्यादा शिक्षित हो। आज ही देख ही रहे हैं ना, जब हमारे लड़के कितने उच्छृंखल हो रहे हैं, लेकिन लड़कियां कितना अच्छा से पढ़ रही हैं, अच्छी डिग्री ला रही हैं, अच्छा रिजल्ट कर रही हैं, हर क्षेत्र में हैं। वो चाहे वायुसेना हो, चाहे नौसेना हो, या कोई क्षेत्र हो, कोई ऐसा है क्षेत्र जहाँ हमारे महिलाएं नहीं, कोई सा क्षेत्र तो नहीं बचे। तो इसलिए समाज का ये होना चाहिए, और पुत्र मोह त्याग ना होना। आज जो हम लोग हैं कि बेटा होके के चाहे, ये भावना से हम लोग को मुक्ति, क्योंकि जिस तरह से हमारी आबादी बढ़ रही है, अगर उसको हम लोगों ने नियंत्रित नहीं किया तो हमारे लिए तो ये मतलब बम की तरह है, तो फटेगा तो उसका कोई राह नहीं निकलेगा। तो सरकार की जो नीति है, हम जो हमारे जो, उस पर हम लोग को चलना चाहिए। बहुत सुंदर नीति है। एक बच्चा के भी हम खिलाफ हैं और 3 बच्चा के भी। हमारा है कि 2 होना चाहिए, उससे सभी रिश्ते भी कायम रहेंगे। जैसे आपने एक ही बेटा पैदा किया, तो वो तो कभी नहीं जानेगा एक बहन क्या होती है, कभी नहीं जानेगा बहनोई क्या होती है, कभी नहीं जानेगा भगना भगनी क्या होता है। तो इसलिए बहुत सुविचारित नीति है सरकार की, हम 2 हमारे, सबको इसको पालन करना चाहिए, भले इसमें उनको पुत्र हो या ना हो। अभी नहीं कि पुत्र के लिए 5 बार भ्रूण हत्या करवा दी लड़कियों का। आज जो हमारा जो सेक्स रेशियो गड़बड़ाया है, भ्रूण हत्या से भी गड़बड़ाया। भ्रूण हत्या को अगर हम नहीं रोकते, सरकार सख्त कानून बनाई, भ्रूण हत्या रोका तो लड़कियों की संख्या भी बढ़ी। नहीं तो हम लोग 1000 लड़कों पर 800 लड़की तक पहुँच गए। पंजाब हरियाणा तो और बुरा, राजस्थान में बुरा। एक आधी राज्य थे जहाँ पर अच्छा रेशियो था। और इस सब चीज़ को भी ध्यान देना है कि कन्या भ्रूण हत्या नहीं, वो जो भी कन्याएँ पैदा हों उनको टीकाकरण हो, उनको पौष्टिक भोजन मिले। लड़कों से किसी मामले में कम नहीं है। आप जब भी अनुभव कीजिएगा, हम लोग अनुभव कर रहे हैं, जब भी आप संकट में होइएगा बुढ़ापा में, आपकी बेटी ही आपको देखने आएगी। हम तो अस्पताल में 36 साल सेवा करके देखे हैं, जब भी कोई बूढ़ा बीमार पड़ता है तो उसकी बेटियाँ दौड़ के आके सेवा करती थी। तो इसलिए बेटियों को कभी हम लोग को नेगलेक्ट नहीं करना। ये आज के लिए बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को, आज के गाँव में ये चीज़ को परपुलेट करना।
बेटी बता दी। बहुत बहुत धन्यवाद। सर का कहना है कि बेटियों को शिक्षा और बेटियों को स्वास्थ्य के प्रति भी उजागर करना होगा, क्योंकि बेटियों को अगर आप बेहतर उनको खाना पीना और रहन सहन, उनकी शिक्षा दीक्षा को मजबूत कीजिएगा तो कहीं ना कहीं हमारा परिवेश, हमारा समाज मजबूत होगा। और तमाम मुद्दे सर से बातचीत हुआ। चिकित्सा है महान कार्यक्रम में आप सभी को मैं बता दूं कि हर डॉक्टरों के पास हम पहुंच रहे हैं, ऐसे डॉक्टर जो कि समाज के लिए, जिन्होंने पढ़ लिख कर छपरा शहर के लिए बेहतर काम किए हैं और बेहतर सेवा दे रहे हैं, उनके पास हम लोग पहुंच रहे हैं कि आखिर उनका क्या उम्मीद है, क्या क्या छपरा शहर के लिए दे चुके हैं। तमाम मुद्दे पे सर से बातचीत हुआ। जय हिंद, जय भारत, निर्मल के साथ स्वस्थ रहें।